हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी के क्वेश्चनों को हल कराएंगे। ये क्वेश्चन पेपर 200 का होता है और 2 घंटे का होता है। इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी आपके 3 गलत आंसर होने पर आपका एक सही आंसर काट लिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चनों को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति होती है। पहला, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्ण विक्षेपण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास बी, केवल 1 और 2। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। दूसरा, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग से एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुसूचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, एनबीए कृषि उत्पादों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 4। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? तो इसका ऑप्शन हमारे पास स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2, अनुच्छेद 275 ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा, अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, शहरी क्षेत्रों को जल आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुनिश्चित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। तीसरा, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदी से जोड़ दी जाएं। चौथा, सरकार कृषकों द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2 और 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल सहायता सुनिश्चित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवकाश सुरक्षित करना। तो उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देश तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, उपभोक्ता को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। तीसरा, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी केवल 3 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? पहला, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला, जीवाणु। दूसरा, कवक। तीसरा, पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास केवल ए, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन हमारे पास सही हैं, जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जीव भार गैसीय कण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय या सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में से कौन से कथन सही हैं? पहला, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीय कण के लिए किया जाता है। दूसरा, जीव भार गैसीय कण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा, जीव भार गैसीय कण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों का ऊष्म उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्वहन इंजनों में नहीं। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट वेव विकिरण की क्या भूमिका है? पहला, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के उत्पादन को तेज करती है, अम्लता दूर करती है और जल की गुणवत्ता में सुधार करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर है हमारे पास केवल 1।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ग्राफीन आज कल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? पहला, वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तीसरा, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। चौथा, उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रॉनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, प्रगल इकाइयाँ। दूसरा, पेन कलम या पेंसिल। तीसरा, पेंट। चौथा है केश तेल अथवा प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 और 3 हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तीसरा, स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग पहला, सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। तीसरा, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। चौथा, एरोसॉल केन में दवाकारी एजेक्ट के रूप में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केवल 1, 3 और 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसगरे भारतीय वैज्ञानिक बी समिति ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विखाचा हैं? पहला, यह खनिज पूर्ण विक्षेपण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। दूसरा,
यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होता है। तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होता है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? पहला, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तीसरा, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। चौथा, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी उपयुक्त में से किसी भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, केवल 1 और 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ऑप्शन नंबर 20 है हमारे पास, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेश कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? पहला, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी, पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देती है। सी, वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। डी, उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है।